आज हम बात करने वाले हैं गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि गोली पृष्ठ वास्तव में होता क्या है। देखिए, एक ऐसा पृष्ठ जो कि गोले के समान दिखता हो। किसके समान दिखता हो? गोले के समान दिखता हो। क्या कहलाता है? आपका गोली पृष्ठ कहलाता है। तो ये जो है आपका क्या है? आपका गोली पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जो कि गोले के समान हमें दिखाई देता है, ये वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? आपका गोली पृष्ठ कहलाता है। अब गोली पृष्ठ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल गोली पृष्ठ और एक होता है आपका अवतल गोली पृष्ठ। दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे और बारी बारी से उनके लिए डेरिवेशन भी है, वो भी करेंगे। तो सबसे पहले समझिए उत्तल गोली पृष्ठ क्या होता है और अवतल गोली पृष्ठ क्या होता है। देखिए, यदि मैं ये जो आपका गोली पृष्ठ है इसे यदि मैं बीच से काट दूं, क्या कर दूं? ये जो आपका गोली पृष्ठ है यदि इसे मैं क्या कर दूं? बीच से काट दूं, तो आपको जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला जो आपको पृष्ठ दिख रहा है, इसे कहते हैं हम आपका उत्तल गोली पृष्ठ। कौन सा कहते हैं? उत्तल गोली पृष्ठ कहते हैं। और बेसिकली ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये कहलाता है आपका अवतल गोली पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? अवतल गोली पृष्ठ कहलाता है। तो गोली पृष्ठ जो कि जिसका पृष्ठ गोले के समान होता है, गोली पृष्ठ कहलाता है। अब यदि मैं गोली पृष्ठ को बीच से दो भागों में विभाजित कर दूं, तो ये वाला भाग जो कि उभरा हुआ होगा, देखो ये उभरा उभरा पृष्ठ लग रहा है, आपका उभरा उभरा पृष्ठ लग रहा है, ये क्या कहलाता है? आपका बेसिकली उत्तल गोली पृष्ठ। और ये जो आपका पृष्ठ है ये क्या कहलाता है? आपका अवतल गोली पृष्ठ। यदि मैं इसे अलग बनाना चाहूं तो ये हो गया आपका उत्तल गोली पृष्ठ और ये हो गया आपका अवतल गोली पृष्ठ। इतनी बात समझ में आती है? तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या था? गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब गोली पृष्ठ क्या होते हैं वो समझ चुके हैं, आपका ये कितने प्रकार के होते हैं वो समझ चुके हैं। अब गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन है तो गोली पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल गोली पृष्ठ, एक अवतल गोली पृष्ठ। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा आज का उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। कौन से पृष्ठ द्वारा? हेडिंग डाल लेना, उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोली पृष्ठ दो प्रकार के, उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा और आपका अवतल गोली पृष्ठ द्वारा। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए, इसके लिए बेसिकली एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम आज के वीडियो में करने वाले। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, आपका एक उत्तल गोली पृष्ठ बना लेता हूं। देखो, जो उत्तल गोली पृष्ठ है हम इस प्रकार से बना लेते हैं। यह क्या हो गया? आपका उत्तल गोली पृष्ठ हो गया। आप सभी जानते हैं ये होता है उत्तल गोली पृष्ठ और ये होता है आपका अवतल गोली पृष्ठ। तो अभी हम उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की बात करें तो मैंने उत्तल गोली पृष्ठ बना लिया। अब बेसिकली इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है तो मैं इस प्रकार से आपकी कल्पना कर लेता हूं कि ये हो गया आपका उत्तल गोली पृष्ठ और ये वाला जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। जबकि इसके बाहर का जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है? आपका विरल माध्यम है। एक एक बातों को अच्छे से समझिए क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमने उत्तल गोली पृष्ठ ले लिए, उसके बाद इस उत्तल गोली पृष्ठ के यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा इतना भाग पूरा क्या है? आपका सघन माध्यम है और बाहर का विरल माध्यम है। ओके, अब या आप ऐसे भी समझ सकते कि ये जो है कौन सा भाग है? कांच वाला भाग है। इस उत्तल गोली पृष्ठ के बाद का जितना भी भाग है कौन सा वाला भाग है? कांच वाला भाग, क्योंकि कांच क्या है? सघन माध्यम है और बाहर क्या है? आपकी वायु है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ओके, अब हम क्या मान लेते हैं? बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? उत्तल गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। मतलब हम देखने वाले कि उत्तल गोली पृष्ठ में अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन कैसे होता है? तो अब अपवर्तन तो किसी वस्तु का ही होगा ना। देखो, प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश या तो सूर्य से आएगा या किसी वस्तु से आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर एक वस्तु मान लेते हैं। ये क्या मान लिया हमने? एक वस्तु मान लिए। और ये जो आपकी वस्तु है इसे हम क्या कहते हैं? आपका बिंब कहते हैं। ये जो आपकी वस्तु है इसे क्या कहते हैं? हम आपका बिंब कहते हैं। और इस वस्तु को जो नाम है वो मैं क्या दे देता हूँ? ओ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ? ओ नाम दे देता हूँ। वस्तु कहो या बिंब कहो, बात वही होती है। ओके, अब इस बिंब का हमें प्रतिबिंब चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए।
तो बेसिकली हमेशा याद रखना, यदि आपको किसी भी बिंब का प्रतिबिंब चाहिए तो आपको उस बिंब से या उस वस्तु से 2 किरणें भेजनी होती है। कितनी किरणें भेजनी होती है? 2 किरणें भेजनी रहती है। तो मैं पहली किरण एकदम सीधी स्ट्रेट भेज देता हूं। ये हो गई आपकी पहली किरण। ओके, देखिए इस बिंब का हमें प्रतिबिंब चाहिए तो हमें उस बिंब से 2 किरणें भेजनी होती है। पहली किरण मैंने भेज दिया इस प्रकार से। ओके, और दूसरी किरण मैं भेजता हूं यहां पर। आपकी जो दूसरी किरण है वो मैं कहां भेजता हूं? इस प्रकार से आपका भेजता हूं। ओके, इस प्रकार से मैं क्या भेजता हूं? आपकी दूसरी किरण भेजता हूं, क्योंकि मुझे प्रतिबिंब चाहिए तो प्रतिबिंब के लिए मुझे बिंब से 2 किरणें भेजनी रहती है। तो पहली किरण ये है, दूसरी किरण ये है। अब ये बेसिकली कौन सी किरण हो गई? आपकी आपतित किरण, क्योंकि बेसिकली आपतित हो रही है इस उत्तर गोलीय पृष्ठ पर। अब आपकी आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है, आपकी आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, और इसे मैं क्या नाम देता हूं? एम। तो यहां पर आपतन बिंदु क्या है? आपका कैपिटल एम है। अब बेसिकली हमें बनाना है अभिलंब। क्या बनाना है? हमें अभिलंब बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी हमें करने की क्या जरूरत है? अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब क्या है? देखिए आपकी प्रकाश किरण है, ये कहां से कहां जा रही है? आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम। यहाँ पर माध्यम कौन सा? वायु। यहाँ पर माध्यम कौन सा? सघन माध्यम है आपका। अब माध्यम अलग अलग है, और जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वहां पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, जिससे वो या तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब बेसिकली ये वाली जो प्रकाश किरण है वो या तो क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसके लिए हमें अभिलंब तो चाहिए ना। प्रकाश का अपवर्तन जब हमने पढ़े तो सीखे थे कि नहीं? तो अभिलंब को हम सबसे पहले बनाएंगे। तो हमेशा याद रखना अभिलंब क्या होता है। अभिलंब क्या होता है हमेशा याद रखना। देखिए अभिलंब का मतलब होता है कि आपने जो भी आपतन बिंदु माना है, आपने जो भी आपतन बिंदु माना है, उस आपतन बिंदु को आपने जिस पृष्ठ पर माना है, इस पृष्ठ के लंबवत जो भी रेखा होती है, आपने आपतन बिंदु जिस गोलीय पृष्ठ पर माना है, उस आपतन बिंदु को मानते हुए जो भी लंबवत रेखा आएगी गोलीय पृष्ठ पर, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर जो भी लंबवत रेखा आएगी वही क्या कहलाएगी? आपकी अभिलंब कहलाएगी। अब बेसिकली समझो कि हम कैसे सोच पाएंगे कि वो लंबवत है या वो है। देखिए ये बेसिकली क्या है? आपका इस प्रकार से गोला था, जब हमने इसको काटे तब आपका ये वाला भाग हुआ, जिससे कि मैंने यहाँ रखा हो। मतलब ये वाला जो भाग है किसका भाग है? एक गोले का ही तो भाग है। किसका भाग है? बेसिकली एक गोले का ही तो भाग है। अब इस गोले का क्या होता है? केंद्र होता है। अब गोले की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप क्या करें, ये जो गोले के केंद्र से इसके वृत्त की परिधि को मिला दीजिए। गोले के केंद्र से इस वृत्त, इसकी परिधि से मिला दीजिए, इस गोले के इस वृत्त की परिधि से मिला दीजिए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये भी एक गोले का ही भाग है। किसका भाग है? ये भी एक गोले का ही भाग है। देखो मिटा देता हूँ, ये बन गया आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ। केंद्र से मैं परिधि पर कहीं भी डालूंगा तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब लंबवत रेखा। यदि मुझे एक गोलीय वाला भाग है उसमें लंबवत रेखा चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस उसके केंद्र से किसे मिला देना है? परिधि को मिला देना, उस रेखा को, आपको लंबवत रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी तो मुझे लंबवत रेखा ही चाहिए। तो लंबवत रेखा के लिए क्या चाहिए मुझे? सबसे पहले तो ये जो आपका गोलीय भाग है इसका केंद्र चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो केंद्र है आपका वो बेसिकली क्या है? आपका ये है जो आपका केंद्र है। ये क्या है? बेसिकली ये केंद्र है, और इस केंद्र को हम क्या नाम दे देते हैं? सी नाम देते हैं। सी अर्थात वक्रता केंद्र। ओके, तो बेसिकली जैसे ही मैं इसे किससे मिलाऊंगा? इस रेखा से मिलाऊंगा, तो जो आपको लाइन मिलेगी वो बेसिकली क्या मिलेगी? आपकी यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और यदि इसे मैं आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, देखिए इस प्रकार से यदि मैं क्या कर दूं? इसे आगे बढ़ा दूं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? आपका अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है? आपतन बिंदु जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ के लंबवत। अब इस पृष्ठ पर मुझे लंबवत रेखा चाहिए थी, इस पृष्ठ पे मुझे लंबवत रेखा चाहिए थी, तो मैंने केंद्र से बेसिकली इस पृष्ठ को मिला दिया, परिधि को मिला दिया, तो मुझे क्या मिल गई? एक लंबवत रेखा मिल गई। क्या मिल गई? देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली मैंने अभिलंब भी खींच लिया।
खींच लिया तो अब थोड़ा आसान हो गया। आपको बेसिकली आपतित किरण गई, आपतित किरण जिस बिंदु पे आपकी उसे आपतन बिंदु कहे, आपतन बिंदु जिस पृष्ठ पे है उसके लंबवत जो रेखा गई उसे अभिलंब कह दिए। अब बेसिकली या तो अभिलंब से आपकी प्रकाश किरण दूर हट जाएगी या उसकी ओर आ जाएगी, या तो दूर हट जाएगी या उसकी ओर झुक जाएगी। तो बेसिकली आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वो इस प्रकार से चली जाएगी। अब जहां पर भी आपकी दो प्रकाश किरणें, जहां पर भी आपकी दो प्रकाश किरणें मिल जाती है, यहां पर देखिए ये प्रकाश किरण गई, यहां पर ये वाली प्रकाश किरण सीधे चली गई, तो आपकी प्रकाश किरण जहां पर भी मिलती है, आपकी प्रकाश किरण जहां पर भी मिलती है वहां पर क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, बेसिकली आपका प्रतिबिंब बनता है। और इसे मैं नाम दे देता हूं आपका बिंदु ए, इसे मैंने क्या नाम था, बिंदु ए। तो बिंब ओ का जो प्रतिबिंब मिला वो क्या मिला, हमें बिंदु ए मिला। और कैसे मिला, जब हमने दो किरणें यहां से भेज दी। ओके, तो बेसिकली उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है आपको समझ में आया। अब बेसिकली इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो देखिए डेरिवेशन करने के लिए हम कुछ बात मान लेते हैं। आपका यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर जो एंगल बन रहा है बीटा, उसे हम मान लेते हैं। और यहां पर जो एंगल बन रहा है गामा, इसे भी हम मान लेते हैं। हमने अपनी मर्जी से माना है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब बेसिकली ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, और ये क्या है, आपका अभिलंब। ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपका अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम, आपका आपतन कोण। समझ में आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपका आपतन कोण। उसी प्रकार से ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये क्या हो गई आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपका अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बात समझनी है कि आपके आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेसिकली यहां पर ये वाला जो आपका बिंदु एम है इसे हम किससे मिला देते हैं, बेसिकली ये आपके, इसे क्या कहते हैं हम, आपका मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाले जो आपकी रेखा है ना इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस मुख्य अक्ष से इस बिंदु एम को मिला देते हैं और इसे नाम देते हैं बेसिकली आपका बिंदु बी। ये जो आपका बिंदु है इसे क्या नाम देते हैं, बिंदु बी नाम दे देते हैं। और बेसिकली ये जो है इसे क्या नाम देते हैं, बिंदु पी। बिंदु पी क्या आपका ध्रुव है, क्या है, बेसिकली आपका जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है उसका ध्रुव क्या है, बिंदु पी है। अब ये आपका बिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका बिंदु बी है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र, और यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। क्या करना है, हमें डेरिवेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डेरिवेशन करने के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, आपका हम स्नेल का नियम लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे इतने भाग में। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे, आपका स्नेल का नियम लगाएंगे। ये जो आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ है उसमें हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है आपका, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक एन। क्या होता है आपका, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली एन का मतलब होता है अपवर्तनांक होता है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं, 2 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो बात आती है, एन तो हमने लिख लिए, लेकिन एन के बाद यहाँ पर कभी कभी 1 2 लिखते हैं, कभी कभी हम 2 1 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। इसे हम नाम देते हैं माध्यम नंबर 1 और इसे नाम देते हैं माध्यम नंबर 2। तो सबसे पहले वो नंबर होता है जहां पर प्रकाश किरण जा रही होती है। सबसे पहले आपका यहाँ पर वो नंबर होता है जहां पर प्रकाश किरण जा रही होती है। प्रकाश किरण यहां से निकली और कहां पर गई, कौन से माध्यम में गई, दूसरे माध्यम में गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और बेसिकली इसके बाद वो वाला नंबर आता है जहां से प्रकाश किरण आ रही होती है। यहां पर प्रकाश किरण किस माध्यम से आई है, पहले माध्यम से आई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो जो आपका अपवर्तनांक आ जाएगा उसे हम कैसे लिखेंगे, n/1। जहां पर प्रकाश किरण जाती है उसे पहले तो माध्यम 2 में जा रही है, और जहां से प्रकाश किरण आती है उससे पहले जो कि माध्यम 1 से आ रही है।
अब ये जो आपका N21 है, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू N21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N2 अपॉन N1। यदि आपका N12 रहता तो इसे मैं क्या लिख देता, N1 अपॉन N2। यदि आपका N23 रहता तो इसे क्या मैं क्या लिख देता, N2 अपॉन N3। और बेसिक बात है, इस प्रकार से लिखते हैं हम, जो कि सीख चुके हैं। अब बेसिकली एक बात समझना, आपका ये जो I है और ये जो R है, यदि वो बहुत ही क्या हो, छोटे हो, बहुत ही अल्प हो, मतलब कि बहुत ही छोटे कोण हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा उत्तल गोली प्रश्न लिया है, लेकिन यदि आपका उत्तल गोली प्रश्न बहुत ही छोटा हो, देखिए बहुत ही छोटा हो, तो जो आपका आई बनेगा वो भी बहुत छोटा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, देख लो, ऐसे जाएगा आपकी, ऐसे जाएगी, तो यहाँ से होगा आपका विलंब। ये देखो आई इत्तू सा बन रहा है, आई देखो आई इत्तू सा बन रहा है, जो कि यहाँ बड़ा दिख रहा है। आर तो आपका इत्तू सा बनेगा, जो कि दिख रहा है। मतलब कि यदि आई और आर छोटे हो, यदि हम आपका गोली प्रश्न क्या ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं। यदि हम आपका उत्तल गोली प्रश्न छोटा ले लेते हैं तो आई और आर बहुत छोटे हो जाएंगे। और यदि आई और छोटे हो तो हम साइन आई को किसके बराबर लिख सकते हैं, आपका आई के बराबर लिख सकते हैं। और साइन आर को किसके बराबर लिख सकते हैं, आपका आर के बराबर लिख सकते हैं। यदि आपके आई और आर बहुत छोटे हो, क्योंकि उत्तल गोली प्रश्न यदि छोटा हो जाए तो हम आपके साइन आई को आई के बराबर कर सकते हैं, साइन आर को आर के बराबर। तो मैं साइन आई के स्थान पे क्या लिख दूंगा, आई, और साइन आर के स्थान पे क्या लिख दूंगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1। क्या हो जाएगा आपका, N2 अपॉन N1 हो जाएगा। अब बेसिकली देखना आगे क्या होगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं, N1 का इंटू आई से, N2 का इंटू आर से, तो N1 इंटू आई हो जाएगा। N1 का इंटू आई से तिर्यक गुणा कर रहे हैं, और N2 का इंटू आर से, तो N2 इंटू आर। इसे आपको नाम दे देना है समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1। स्नेल का नियम लगा, साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21। यहाँ से N21 को लिखे N2 अपॉन N1। तो यदि आई और आर वो छोटे हो तो साइन ए के स्थान पे आर, साइन आर के स्थान पे आर, वो हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो आपका समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। बेसिकली अब मुझे आई और आर की वैल्यू चाहिए। किस किस की वैल्यू चाहिए, आई और आर की वैल्यू चाहिए। तो आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं सबसे पहले आपका सहारा लूंगा त्रिभुज OMC का। किसका, त्रिभुज OMC में। इस त्रिभुज की सहायता से मैं किसका मान निकालूंगा, आई का मान निकालूंगा। अब कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए, यदि आपका इस प्रकार से कुछ परिस्थिति बन रही हो, आपका इस प्रकार से त्रिभुज हो और ये वाली रेखा क्या हो रही हो, आगे बढ़ रही हो, और ये वाली रेखा क्या हो रही हो, आगे बढ़ रही हो, और यहाँ पर बनने वाला कोण x हो, यहाँ पर बनने वाला कोण y हो, और यहाँ पर जो एंगल बना हो z हो, तो यहाँ से आप z को लिख सकते हो x प्लस वाई। यहाँ पर जो आपका बाह्य कोण z होगा उसे आप लिख सकते हो x प्लस वाई। जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OMC में अंदर के कोण क्या है आपके, अल्फा और बीटा है, और बाहर का कोण क्या है आपका, आई है। तो जैसे यहाँ पर अंदर के कोण आपके एक्स वाई थे, वैसे यहाँ पे अंदर के कोण क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। एक्स और वाई का योग किसके बराबर था, जेड के बराबर, जो कि बाह्य कोण था। उसी प्रकार से अल्फा और बीटा का योग किसके बराबर हो जाएगा, इस आई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। आई इतनी बात समझ में, सबसे पहले इतनी बात समझना जरूरी है कि आपको समझ में आए कि आई की वैल्यू कैसे निकाले हमने। आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। आई का मान निकल गया। अब आर का मान निकालने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपका त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, MCA में, त्रिभुज MCA में। हम त्रिभुज आपका MCA लेंगे, MCA। अब देखिए इस त्रिभुज MCA में आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बीटा बराबर R प्लस गामा, लिख सकता हूं इतना मैं यहां से। आंतरिक कोणों का एक त्रिभुज MCA में आंतरिक कोणों का योग मतलब R प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य कोण बीटा के, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से भी मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, बीटा माइनस गामा इधर आ जाएगा,
गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका आर। तो ऐसे आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर की वैल्यू आ गई बीटा माइनस गामा और आई की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा। अब आई और आर इसकी वैल्यू को ये समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका n1 इंटू क्या था आपका आई था, आई की वैल्यू क्या है आपकी अल्फा प्लस बीटा है, आई की वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा है। उसके बाद जो आपकी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है आपकी बीटा माइनस गामा है। क्या है आपकी आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा। मैंने कुछ नहीं किया, स्नेल के नियम से जो n1 आई n2 आ रहा था आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस प्रकार से कुछ आपका जुगाड़ किया। तो आई और आर की वैल्यू निकल गई, उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम आई और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बेसिकली हम n1 का इंटू इसमें करा देते हैं और n2 का इंटू इसमें करा देते, तो क्या हो जाएगा n1 इंटू एल्फा प्लस n1 इंटू बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू बीटा माइनस n2 इंटू गामा। n1 का इंटू हमने अल्फा प्लस बीटा से करा दी, n2 का इंटू हमने बीटा माइनस गामा से करा दीजिए। अब बेसिकली देखिए आगे क्या करते हैं हम, हमेशा याद रखना कि यदि आपके कोण छोटे हो, जैसे कि आपका थीटा यदि छोटा हो, थीटा यदि अति अल्प हो मतलब कि बहुत ही छोटा हो, तो हमेशा याद रखना हम साइन थीटा को किसके समतुल्य लिख सकते हैं, आपके थीटा के समतुल्य लिख सकते हैं। और यदि आपका थीटा क्या हो अति अल्प हो तो हम थीटा को किसके समतुल्य लिख सकते हैं, आपके टेन थीटा के। हमेशा याद रखना यदि आपका थीटा बहुत ही छोटा हो तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं या थीटा को हम टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यदि यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर आई और आर क्या है छोटे हैं, आई और आर के छोटे हैं क्योंकि मैंने जो गोली पृष्ठ माना था वो बहुत ही छोटा माना था। हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया लेकिन एक गोली पृष्ठ है बहुत छोटा। अब यदि गोली पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये होगी अपवर्तित किरण, ये हो जाएगा आपका अभिलंब। तो यहाँ पर जो आई बनेगा देखिए कितना छोटा बन रहा है, आर भी कितना छोटा बनेगा। उसी प्रकार से जो एल्फा बनना चाहिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो भी क्या होगा बहुत ही छोटा होगा। जो बीटा जो आपका बीटा यहाँ पर बन रहा है वो बीटा यहाँ पे बना हुआ तो देखो कितना छोटा होगा। उसी प्रकार गामा जो दिख रहा है यहाँ पर मैं गामा बनाऊंगा तो देखिए वो भी कितना छोटा होगा। मतलब यदि आपका उत्तल गोली पृष्ठ बहुत ही छोटा होगा तो आपका अल्फा भी बहुत छोटा होगा, बीटा भी बहुत छोटा होगा, गामा भी बहुत छोटा होगा। और यदि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे तो मैं अल्फा को किसके समतुल्य लिख सकता हूँ, टेन अल्फा के समतुल्य। बीटा को किसके समतुल्य लिख सकता हूँ, टेन बीटा के समतुल्य। उसी प्रकार से गामा को किसके समतुल्य लिख सकता हूँ, टेन गामा के समतुल्य लिख सकता हूँ। तो जहां जहां आपका अल्फा है वहां टेन अल्फा, जहां जहां बीटा वहां पर टेन बीटा और जहां जहां गामा वहां पर टेन गामा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी टेन अल्फा, तो n1 इंटू टेन अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी टेन बीटा, तो n1 इंटू क्या हो जाएगा आपका टेन बीटा हो जाएगा बराबर n2। बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी टेन बीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका n2। गामा की वैल्यू कितनी है आपकी टेन गामा, ना भी बनाए कोष्टक तो चलता है, टू टेन गामा। समझ में आया। यदि आपके अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हो तो हम अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा और गामा के स्थान पे टेन गामा लिख सकते हैं। अब बेसिकली मुझे टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम आप पे कुछ त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले जो आपका त्रिभुज मैं लेता हूं वो है त्रिभुज जहां पर अल्फा कोण बन रहा होगा। देखो टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मुझे वो वाला त्रिभुज चाहिए जहां पर अल्फा एंगल बन रहा होगा। तो अल्फा एंगल किस त्रिभुज में बनना है, त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में बन रहा है आपका त्रिभुज ओ एम बी में अल्फा एंगल बन रहा है। और अल्फा यदि एंगल बन रहा है तो यहाँ पर मैं टेन अल्फा आसानी से लिख सकता हूँ। टेन अल्फा बराबर कितना होता है आपका लंब बटे आधार होता है टेन अल्फा बराबर। तो देखिए त्रिभुज ओ एम बी में लंब क्या है आपका एम बी है, तो मैं लंब के स्थान पे क्या लिख दूंगा आपका एम बी लिख दूंगा। लंब क्या है आपका एम बी है डिवाइड बाय आधार क्या है, आधार क्या है आपका ओ बी है, आधार क्या है आपका ओ बी है। तो टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका एम बी और आधार है आपका ओ बी। इतनी बात आई समझ में। उसी प्रकार से यदि मुझे टेन बीटा लिखना हो तो टेन बीटा कोण कहां बना है वो देखो। बीटा कोण यदि आप ध्यान से देखो तो आपकी त्रिभुज एम बी सी, त्रिभुज एम बी सी में यदि आप गौर करें त्रिभुज
एम बी सी में क्या बन रहा है, बीटा कोण बना है। वहां से यदि मैं tan बीटा लिखूंगा तो वो क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार। त्रिभुज एम बी सी में, ये वाले त्रिभुज एम बी सी में लंब क्या है आपका, बेसिकली ये है, क्या है लंब आपका एम बी है, डिवाइड बाय आधार क्या है आपका, आधार है आपका बी सी, आधार क्या है आपका बी सी। उसी प्रकार से यदि मैं tan गामा लिखूंगा तो सबसे पहले देखना पड़ेगा गामा कोण कहाँ बन रहा है। गामा कोण यदि आप ऑब्जर्व करो तो एम बी ए में, त्रिभुज एम बी ए में, त्रिभुज एम बी ए में क्या बन रहा है आपका tan गामा कोण बन रहा है। त्रिभुज एम बी ए में गामा कोण बन रहा है तो tan गामा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब क्या होगा आपका एम बी डिवाइड बाय आधार क्या हो जाएगा एम बी ए, त्रिभुज का आधार ऑब्वियसली बात है बी ए हो जाएगा। तो tan गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी अपॉन बी ए। त्रिभुजों की सहायता से tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू निकाल दिए। इन वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। ओके, तो देखिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी है n1 इंटू tan अल्फा की वैल्यू कितनी है एम बी अपॉन ओ बी, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं एम बी अपॉन ओ बी प्लस n1। tan बीटा की वैल्यू कितनी है एम बी अपॉन बी सी, क्या हो जाएगा आपका एम बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, हो गया आपका। अब देखिए n2, tan बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी एम बी अपॉन बी सी, कुछ नहीं कर रहे बस हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ओके, माइनस n2, tan गामा की वैल्यू कितनी है एम बी अपॉन बी ए, बस मैंने क्या किया हूँ वैल्यूज पुट किया और बाकी कुछ भी नहीं किया हूँ। जहाँ जहाँ tan अल्फा थी वहाँ पर tan अल्फा, जहाँ जहाँ tan बीटा था वहाँ पर tan बीटा की वैल्यू, और जहाँ जहाँ tan गामा था वहाँ पर tan गामा की वैल्यू को पुट किया हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे यदि आपको आगे सॉल्व करना है तो यहाँ भी क्या है आपका एम बी है, यहाँ पर भी एम बी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस पक्ष से भी क्या कॉमन ले सकता हूँ, एम बी कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ पर भी एम बी, यहाँ पर भी एम बी है, तो मैं इस पक्ष से भी क्या लिख सकता हूँ एम बी कॉमन ले सकता हूँ। तो ले लीजिए एम बी कॉमन। जैसे आप इस वाले पक्ष से एम बी को कॉमन लेते हैं, एम बी को बाहर लेते तो अंदर क्या बच जाएगा n1 इंटू वन अपॉन ओ बी बच जाएगा आपका n1 इंटू वन अपॉन ओ बी, एम बी को मैंने बाहर ले लिया, n1 इंटू वन अपॉन ओ बी बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा n1 इंटू वन अपॉन बी सी बच जाएगा। जैसे ही मैं इन दोनों पक्ष से एम बी को कॉमन लूंगा तो n1 इंटू वन अपॉन ओ बी, n1 इंटू वन अपॉन बी सी बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एम बी है तो बाहर क्या ले लेंगे हम आपका एम बी ले लेंगे बाहर, यहाँ से भी एम बी, यहाँ से भी एम बी बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा आपका n2 इंटू वन अपॉन बी सी माइनस वन अपॉन बी ए। आई बात इतनी समझ में, हमने क्या किए, हमने यहाँ से भी एम बी कॉमन ले लिए, यहाँ से भी एम बी कॉमन ले लिए, तो आपका इस प्रकार से दिख रहा है। बाकी जो भी अंदर बचेगा वो मैंने लिख दिया हूँ। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ आप सभी कहेंगे एम बी से एम बी, तो एम बी से एम बी काट देते हैं, तो क्या बच जाएगा आपका इस n1 का इंटू वन अपॉन ओ बी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा n1 अपॉन ओ बी प्लस ये क्या हो जाएगा आपका n1 अपॉन बी सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका n2 अपॉन बी सी माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर भी क्या था आपका n2 था, n2 मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n2 अपॉन बी ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर भी एम बी था, यहाँ पर भी एम बी था, मैंने दोनों पक्षों से एम बी कॉमन ले लिया, उसके बाद एम बी कैंसिल हो गया तो n1 इंटू वन अपॉन ओ बी क्या हो जाएगा n1 अपॉन ओ बी इन प्लस क्या है n1 इंटू वन अपॉन बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n1 अपॉन बी सी इज इक्वल टू n2 इंटू वन अपॉन बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 अपॉन बी सी माइनस यहाँ पे क्या था n2 इंटू वन अपॉन बी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 अपॉन बी ए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी बात समझाया था, यदि आपका उत्तल गोली पृष्ठ बहुत ही छोटा हो, यदि आपका उत्तल गोली पृष्ठ क्या हो बहुत ही छोटा हो, ओके, तो यदि यहाँ से आपकी प्रकाश किरण जाती है, ये अपवर्तित किरण, ये हो जाएगा आपका विलंब, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आई वो भी बहुत छोटा होगा, अल्फा भी बहुत छोटा होगा, बीटा भी बहुत छोटा होगा, गामा भी बहुत छोटा होगा, आर भी बहुत छोटा होगा, सब कुछ बहुत छोटा होगा। और साथ ही साथ जो मैं इसे नीचे खींचूंगा, ये जो आपकी लेखा खींचूंगा बेसिस जो कि लंबवत होगी, वो भी देखिए लगभग किसके पास होगी, ये जो आपका ध्रुव है ये क्या कहलाएगा आपका ध्रुव, और ये होगा लंबवत रेखा का बिंदु आपका बी। तो देखिए जो आपका बिंदु बी और बिंदु पी है एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बहुत ही निकट आ जाएंगे। मतलब यदि आपका उत्तल गोली पृष्ठ बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, यदि आपका उत्तल पृष्ठ बहुत ही छोटा होगा तो सबसे पहले आई आर गामा बीटा अल्फा बहुत ही छोटा हो जाएंगे, साथ ही साथ ये जो आपका बी है वो इस P के बहुत ही निकट हो जाएगा, ये जो आपका बिंदु P है B के बहुत निकट हो जाएगा। मतलब हम जहां जहां B है वहां वहां क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं।
है ना। जब आपका उत्तल गोली पर बहुत ही छोटा हो जाएगा तो बिंदु पी के बहुत ही निकट हो जाएगा। अब यदि बहुत निकट हो जाएगा तो जहां जहां बी है वहां क्या लिख सकते हैं, हम पी लिख सकते हैं। देखो इतनी सी तो दूरी रहेगी, हम तो दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बी और पी एक ही के ऊपर एक है ना। तो जहां जहां आपका बी है वहां क्या लिख लेते, पी लिख लेते। तो क्या हो जाएगा N1 अपॉन बी के स्थान पे पी प्लस N1 अपॉन बी के स्थान पे पी इज इक्वल टू N2 अपॉन बी के स्थान पे पी माइनस N2 अपॉन बी के स्थान पे पी। आई इतनी बात समझ में। यदि आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो जहां जहां बी है वहां क्या लिख सकते हैं, आप पी लिख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ओपी की वैल्यू पुट करेंगे, पीसी की वैल्यू पुट करेंगे और पीए की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखना हम किस प्रकार से वैल्यूज को हम पुट करेंगे। हमेशा याद रखना कि जो दूरियां है, जितने भी दूरियां मापते हैं उसे हम कहां से मापते हैं, आपके पृष्ठ के बिंदु पी से। बिंदु पी क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है। बिंदु पी क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो हमेशा दूरियां इस ध्रुव से मापी जाती है। अब ध्रुव से यदि हम इस दिशा में जाएं, ध्रुव से यदि हम इस दिशा में जाएं तो वैल्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ध्रुव से यदि हम किस दिशा में जाएं, इस दिशा में जाए, ध्रुव से यदि हम इस दिशा में जाए तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और यदि हम ध्रुव से हम इस दिशा में जाए, ध्रुव से हम इस दिशा में जाए तो हमेशा वैल्यूज को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। आपका निगेटिव, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और एक और बात को हमेशा याद रखिएगा, ध्रुव से लेके बिंदु ओ तक की दूरी, ध्रुव पी से लेके बिंदु ओ तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी यू कहलाती है। ध्रुव पी से बिंदु ओ तक, बिंदु ओ क्या है, वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, यू। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार से ध्रुव पी से बिंदु ए क्या है, प्रतिबिंब, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, वी कहलाती है। क्या कहलाती है, वी कहलाती है। साथ ही साथ आपके ध्रुव से सी तक की दूरी, ध्रुव से सी तक की दूरी, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल आर कहलाती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लास 10 में आपने अच्छे से पढ़ा था। तो हमें ओपी की वैल्यू चाहिए, ओपी जो कि यू होगी, है ना। ओ से लेके पी वस्तु की दूरी है, ध्रुव से यू। उसी प्रकार से हमें पीसी की वैल्यू चाहिए, पीसी ध्रुव से वक्रता के केंद्र तक की दूरी कैपिटल आर, मिल गई। उसी प्रकार से पीए की वैल्यू चाहिए, पीए क्या होगी, पी से लेके ए, वी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि हमने सीधे सीधे ओपी का मान पूछे तो यू रख दिए, पीसी का मान पूछे तो हमने आपका आर रख दिए और पीए का मान पूछे तो वी रख दिए ना जी। हमें यहाँ पर प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था दूरी हमेशा कहाँ से नापते, दर्पण के, मतलब कि गोली पृष्ठ के ध्रुव से मापते हैं। दर्पण का केस हो तो दर्पण के ध्रुव से। तो हमेशा हमें ओपी की वैल्यू निकालना है, तो ओपी की वैल्यू निकालने के लिए हम कहाँ से जाएंगे, बेसिकली ध्रुव से जाएंगे, क्योंकि हमेशा दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ओपी की वैल्यू नहीं चाहिए, एक प्रकार से हमें पीओ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमेशा दूरियां दर्पण के ध्रुव, गोली पृष्ठ के ध्रुव से निकाली जाती है। अब बेसिकली पीओ, पी से लेके ओ, 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 किस दिशा में जा रहे हैं हम, इस दिशा में जा रहे हैं। और जब भी इस दिशा में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, यू है। इस दिशा में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका माइनस यू। तो क्या हो जाएगा N1 अपॉन पीओ के स्थान पे माइनस यू प्लस N1 अपॉन, बेसिकली हमें पीसी चाहिए, पीसी 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 पीसी। अब देखो पी से सी तक की दूरी क्या है आपकी, कैपिटल आर है, वो भी क्या होगी, प्लस की कैपिटल आर, क्योंकि हम पी से सी जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं। और जब भी हम इस दिशा में जाते हैं, जब भी हम इस दिशा में जाते हैं, वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव, इज इक्वल टू N2 अपॉन पीसी की वैल्यू कितनी है, अभी भी देखें, कैपिटल आर, माइनस N2 अपॉन पी ए, पी ए, पी ए, पी ए, पी ए, पी ए, किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं। और जब भी इस दिशा में जाते हैं वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। पी से ए तक की दूरी कितनी है, वी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का वी। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कि केवल आपको यहाँ पर दूरियां लिखनी रहती है, यहाँ पर आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना रहता है। और चिन्ह का ध्यान रखने के लिए हमेशा दूरियां ध्रुव से मापते हैं। यदि हम ध्रुव से इस दिशा में जाते हैं तो माइनस, इस दिशा में जाते हैं तो प्लस। तो हमने लिख लिए इतनी वैल्यूज। अब क्या करना है, बस हमें सॉल्व करना है। देखिए बेसिकली ये जो N2 अपॉन वी है, इसे मैं कहाँ ला लेता हूँ, इधर ला लेता हूँ। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, N1 अपॉन, ये माइनस यू है, ये माइनस का यू ही रहने वाला है, प्लस N1 अपॉन
आर हो जाएगा। अब ये माइनस का N2/V जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का N2/V और इधर क्या बच जाएगा आपका N2/R। इतनी बात आई समझ में, मैंने कुछ नहीं किया है, बस माइनस का N2/V को जब इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का N2/V, बाकी जैसा का वैसा है। देखिए ये जो N1/-U है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का N1/U, क्या लिख सकता हूँ, माइनस का N1/U। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो N1/R है प्लस का है, जब मैं उसे इस साइड में ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका N2/R जैसा का वैसा है। देखिए ये N2/R जैसा का वैसा है आपका, जब प्लस का N1/R इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का N1/R बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा रहेगा आपका, माइनस का N1/U प्लस का N2/V। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, ये जो प्लस का N1/R था जब मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का N1/R हो जाएगा, बाकी सब जैसा का वैसा रखा ही हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, N2/V को मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि प्लस का है ये और ये माइनस का है तो इसे मैं बाद में लिख लेता हूँ, माइनस का N1/U। कुछ नहीं किया है, बस मैंने इसे बाद में लिखा है, इसे मैंने पहले लिखा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/R माइनस का N1/R हो जाएगा। हो गया इतना। अब एक बात पे यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ आपका, देखिए N2/V ये तो जैसा का वैसा है, माइनस N1/U ये भी जैसा का वैसा है, बस अंतर किस बात में आएगा, यहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ। तो इस R और इस R इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, कैपिटल R ही आ जाएगा, और ऊपर का कितना आ जाएगा, N2 माइनस N1 ही आ जाएगा। तो यही होता है आपका अभिष्ट सूत्र। ये क्या है, आपका अभिष्ट सूत्र है। जब आपका किसी हम बिंब का प्रतिबिंब निकाल रहे होते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम को लेकर, तो जो आपका अभिष्ट फॉर्मूला आता है N2/V माइनस का N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, जहाँ पर कैपिटल R होती है वक्रता त्रिज्या, जहाँ पर N2 होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक, N1 होता है माध्यम 1 का अपवर्तनांक, 1 का अपवर्तनांक है या निरपेक्ष अपवर्तनांक है, 2 का अपवर्तनांक है या 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, बात वही है। V होती है आपकी इस ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और U होती है आपकी इस ध्रुव से बिंब तक की दूरी। ये वाला जो आपका फॉर्मूला आया है ये कब के लिए आया है, जब आपका जो गोली पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, उत्तल होगा, और साथ ही साथ जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी। कहां से कहां जा रही होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी, और उत्तल गोली पृष्ठ क्या होगा, प्रकाश का किरण का अपवर्तन होगा। अब देखिए बेसिकली यदि ये माध्यम क्या हो जाए, आपका सघन हो जाए, ये माध्यम क्या हो जाए, बाहर का सघन माध्यम, और अंदर का माध्यम क्या हो जाए, आपका विरल हो जाए, तो किस बात का अंतर आने वाला है, बेसिकली बस ये जो आपका फॉर्मूला है ना उसमें एक बात का अंतर आएगा कि जहां जहां N2 था वहां वहां आपको N1 लिखना है, और जहां जहां आपका N1 था वहां वहां आपको क्या लिखना है, N2 लिखना है। अभी आपकी प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही थी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तो आपका फॉर्मूला था ये। अब यदि उत्तल गोली पृष्ठ हो लेकिन आपकी प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही हो, तो अंतर बस ये आएगा कि जहां जहां N2 है वहां वहां N1 लिख देंगे, और जहां जहां N1 है वहां वहां क्या लिख देंगे, N2 लिख देंगे। मतलब यदि मैं बात करूं ये कब का फॉर्मूला है आपका, जब आपका प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। कहां से कहां जा रही हो लिख लेते हैं, विरल से सघन की ओर जा रही हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन जब आपकी प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही हो, कहां से कहां जा रही हो, देखिए सघन से विरल जा रही हो, तब आपको क्या करना है कि जहां जहां N2 है वहां वहां N1 लिख देना है। तो यहाँ पर क्या है, N2 है तो इसकी जगह N1 आ जाएगा, डिवाइड बाय कैपिटल V से सॉरी स्मॉल v, माइनस का जहां जहां N1 है वहां वहां क्या लिखना है, N2 लिखना है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, स्मॉल u, इज इक्वल टू जहां जहां N2 है वहां वहां क्या लिखना है, N1, और जहां जहां N1 है वहां वहां क्या लिखना है, N2, डिवाइड बाय कैपिटल R। तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपका जो फॉर्मूला है बस एक थोड़ी सी आपको करना है कि जहां जहां N2 है वहां वहां N1 लिखना है, यदि आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हो, और जहां जहां N1 है वहां वहां क्या लिखना है, आपका N2 लिखना है। तो ये वाला फॉर्मूला कब के लिए होगा, ये वाला फॉर्मूला तब के लिए हो गया जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी, पूरा डेरिवेशन कर लिए। उसी प्रकार से यदि आपकी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से।